हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू जीके जीएस के वीडियो में। आज का ये प्रैक्टिस से तीसरा है। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? ऑप्शंस हैं मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। आगे देखते हैं। देखिए, कुछ जानकारी इसके बारे में दी गई है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है जिसमें सभी उष्णकटिबंधीय परिवर्तन होते हैं। तापमान भिन्नता के आधार पर वायुमंडल को निम्न परतों में विभाजित किया गया है। ये 4 परतें हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। क्षोभ मंडल जिसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक है। समताप मंडल जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक है। तीसरी है मध्यमंडल, मेजोस्फेयर कहते हैं इसे, 50 से 80 किलोमीटर तक फैली है। और चौथी है आयन मंडल, ये 80 किलोमीटर से ऊपर फैली हुई है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं और समस्त मौसमी घटनाएं, वर्षा, कोहरा इसी मंडल में घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी 2 गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा हैं? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21%। देखिए कुछ जानकारी है इसके बारे में। पृथ्वी के चारों तरफ फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह गैसों का असमांगी मिश्रण है और पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही इससे संबद्ध है। वायुमंडल में उपस्थित कई गैसों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्रमुख और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का संगठन निम्नलिखित रूप से है। देखिए, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95% और आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। इसके अलावा नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन आदि गैसें भी पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई? ऑप्शंस हैं यूरोप में आल्प्स, बी है रूस में यूराल, सी है उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और डी है अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। आगे देखते हैं, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगर पूछ लिया जाए कैसा पर्वत है तो ज्वालामुखी पर्वत है। इसका निर्माण पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठने और जमकर ढेर के रूप में एकत्र होने से हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5895 मीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं पूछूं आपसे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपका आंसर होगा माउंट किलिमंजारो और इसकी ऊंचाई 5895 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं डाउन्स, बी प्रेयरी, सी पंपास और डी वेल्ड। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेल्ड्स। आगे देखते हैं, देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए
और पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स साउथ अफ्रीका में और स्टेपीज यूरोप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, बी तेलंगाना, सी कोलकाता और डी आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलकत्ता। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 को फोर्ट विलियम में की गई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बॉन्ड्स पिकॉक थे। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? ऑप्शन हैं 1955, बी 1948, सी 1950 और डी 1952। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें जो आपको जानकारी दी गई है उसको भी याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे भी परीक्षा में क्वेश्चंस बनने की बहुत ही संभावना है। देखिए, वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो ये आपका आंसर होगा 28 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रियाओं से संबंधित वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं रेख्ता, बी रिसाला, ए हकनामा, सी रज्मनामा और डी सफीनतुल औलिया। आपका सही आंसर हो जाएगा रज्मनामा। इसके बारे में दी गई जानकारी देखिए, मुगल काल में विभिन्न ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसके अंतर्गत संस्कृत, तुर्की व अरबी आदि भाषाओं के अनेक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अकबर के शासनकाल में बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखित ग्रंथ तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद 2 बार हुआ। पहला अनुवाद प्यादा खां तथा दूसरा अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा नाम से किया। अकबर के शासनकाल में बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया था। इसके अतिरिक्त अकबर के ही काल में बदायूनी ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लीलावती बुक जो है ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गणित से। ये कोई कथा वथा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शंस हैं ए विक्रमांक देवचरित कल्हड़, गीत गोविंद जयदेव, राज तरंगिणी बिल्हड़, पृथ्वीराज रासो नृपतुंग। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीत गोविंद जयदेव। आगे देखते हैं, देखिए विक्रमांक देवचरित जो है बिल्हड़ की रचना है, गीत गोविंद जयदेव की है ही, राज तरंगिणी कल्हड़ की है और पृथ्वीराज रासो चंदबरद दाई की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 18। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
अनुच्छेद 22। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 22 यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19 जो है यह व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 यह संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ऑप्शन हैं 19, 14, 21 और 17। आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए 19। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 17 है अस्पृश्यता का अंत और 14 है समानता का अधिकार से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटर की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार का रूप देने एवं डिजिटल असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदित हो कि इस संदर्भ में मार्च 2017 में ही केरल राज्य ने हर नागरिक के लिए भोजन, पानी और शिक्षा की तरह ही इंटरनेट को भी मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रख दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पश्मीना शाल नामक महीन शाल किन बकरियों के अधोलोम से बुना जाता है? ऑप्शन हैं कश्मीरी बकरी, बी जमुनापारी बकरी, सी अल्पाइन बकरी और डी बोअर बकरी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीरी बकरी। पश्मीना शाल कश्मीरी बकरी के अधोलोम से बुना जाता है। लद्दाख की चांगपा जनजाति पश्मीना शाल बनाने के लिए जानी जाती है। जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र किया जाता है वे 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं, जहां तापमान 0 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोच के ही डर लगता है। और ये एक जनजाति का नाम आया इसमें, चांगपा जनजाति लद्दाख की है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? ऑप्शंस हैं सफ़ेद, लाल, पीला और नारंगी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफ़ेद। आगे देखते हैं। सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग श्वेत या सफ़ेद होता है। सफ़ेद प्रकाश मुख्यतः परस्पर मिश्रित 7 रंगीन प्रकाशों का एक मिश्रण होता है। जब श्वेत सौर प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ 7 रंग के प्रकाश क्रमशः का मतलब जानते हैं? क्रम से याद रखिएगा। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। फिर से मेरे साथ दोहराइए। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रकाश रंग समूह के क्रम को प्रकाश का वर्ण क्रम कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक एवं लाल रंग का सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है, इसीलिए वो जो आप लोग देखते हैं रेलवे लाइंस पे, पटरियों पे जो रेड कलर की लाइट लगी होती है इसीलिए लगाई जाती है ताकि उसको दूर तक जाने में आसानी हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी गैस तार यानी फिलामेंट जो होता है बल्ब में लगा होता है? अब तो खैर कम देखने को मिलता है, लेकिन वो जो पहले 100 वाट वाला बल्ब आता था, पीला पीला जलता था, उसमें होता है कि जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती है। ऑप्शन है ओजोन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नाइट्रोजन। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन गैस तार या फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इस गैस की मात्रा वायुमंडल की सभी गैसों में सबसे ज़्यादा होती है। रासायनिक दृष्टि से नाइट्रोजन निष्क्रिय तत्व है जो साधारण ताप पर न तो जलती है और न अन्य धातुओं से
यौगिक बनाती है। उच्च ताप पर यह गैस अनेक तत्वों जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान आदि से क्रिया करके नाइट्राइड जैसे यौगिक बनाती है। ध्यातव्य है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.5% मात्रा में उपस्थित है। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? ऑप्शन हैं दशहरा, दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिवाली। ये त्यौहार दिवाली जैसा ही मनाते हैं लोग। दीपावली हिंदू और सिख भाईचारे का साझा त्यौहार है। सिख धर्म के दीपावली के पर्व को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के दिन छठवें सिख गुरु हरगोबिंद साहिब ने 52 कैदी राजाओं के साथ स्वयं को मुगलों की कैद से आज़ाद करवाया था। सिख धर्म में दीपावली के पर्व पर तब से ही बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा क्यों मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए छठवें गुरु कौन थे तो हरगोबिंद साहब। आगे देखते हैं। अगर पांचवें पूछ लिया जाए तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 जुलाई, बी 30 जुलाई, सी 29 जुलाई और डी 4 जून। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जुलाई, बाघ दिवस। आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये कम दिखाई दे रहा है, ये बड़ा लग गया था। देखिए आप लोग देखते हैं, फिर से देखते हैं दोबारा। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की आबादी की कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2010 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, जो कि रूस में आयोजित हुई थी, तभी से 2010 से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई 2022 नोट ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 29 जुलाई 2022 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथ में है, ये उसकी थीम थी। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 1973 में बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। IUCN के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 3682 बाघ पाए गए हैं, जो दुनिया के लगभग 70% हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शंस हैं पोलो, बी बैडमिंटन, सी गोल्फ और डी टेनिस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्फ। आगे देखते हैं। जीव मिल्खा सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ गोल्फ खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। वह प्रसिद्ध ओलंपियन धावक मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। यूरोपीय टूर के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय गोल्फर होने के साथ साथ जीव मिल्खा सिंह को 2006 में एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी नीरजा मिश्रा, सी मदर टेरेसा और डी सरोजिनी नायडू। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। आगे देखते हैं।
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। 1925 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। एक प्रसिद्ध राजनेता के साथ साथ वह एक कुशल लेखिका भी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, देखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड बहुत पूछी जाती है और ये कविता संग्रह है। एक है प्लान क्वीन बियरर्स, ये कविता संग्रह है। द वर्ड ऑफ टाइम, ये भी कविता संग्रह है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और इनका निधन 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? ऑप्शन है 2011, बी 2014, सी 2018 और डी 2009। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय गंगा परिषद के रूप में संदर्भित इसके गठन के परिणाम स्वरूप NGRBA को 7 अक्टूबर 2016 से भंग कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? ऑप्शंस हैं श्री कृष्णा समिति, बी रंगराजन समिति, सी राम सेवक समिति और डी राधे श्याम समिति। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंगराजन समिति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित रंगराजन समिति 2012 में, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 2012 में की गई थी, ने चीनी उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था। चीनी उद्योग से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव रंगराजन समिति ने दिया था। रंगराजन समिति ने चीनी उद्योग के नियंत्रण और इस उद्योग में संरचनात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए चीनी के बाजार मूल्य के साथ गन्ने की कीमतों को जोड़ने का सुझाव दिया। इसके अंतर्गत यदि चीनी अथवा गन्ने के सह उत्पादों की कीमत गन्ने से अधिक है तो गन्ना किसानों को भी अधिक राजस्व प्राप्त होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं राजशाही, बी चटगांव और सी ढाका और डी फरीदपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चटगांव। आवाज़ बाहर की बड़ी आ रही है, आप लोग मैनेज करिएगा, इतनी भी नहीं आ रही कि आप लोग हमारी आवाज़ समझ ना पाएँ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चटगांव। आगे देखते हैं, चटगांव बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट और कर्णफूली नदी के मुहाने पर स्थित देश के दक्षिण विभाग में पड़ता है। सदियों से चटगांव के इस प्राचीन बंदरगाह ने बंगाल और बंगाल की खाड़ी के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के लिए एक प्रवेश द्वार का कार्य किया है। अरब अन्वेषक इब्न बतूता, वेनिस के निवासी निकोलो डिकोंटी समेत कई ऐतिहासिक यात्री इस बंदरगाह से गुजरे हैं। 16वीं सदी के पुर्तगाली साम्राज्य से इसे पोर्टे ग्रांडो डी बेंगाला के नाम से जाना जाता था। फिर से देखते हैं किस नाम से जाना जाता था? पोर्टो ग्रांडे डी बेंगाला। 16वीं सदी के पुर्तगाली साम्राज्य में इसे पोर्टो ग्रांडे डी बेंगाला के नाम से जाना जाता था।
दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमने कम क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि दोस्तों मेहनत उतनी ही लगती है, देखता कोई है नहीं वीडियो, इसीलिए हमने कम ही क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन इनमें दी गई जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट था और हम लोग तब तक लगे रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। जितने भी लोग देखेंगे, 1 लोग 2 लोग जितने भी देखेंगे, आप लोगों के लिए हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए आपको हम होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन क्या है, कोलकाता में भारतीय संग्रहालय के स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस आपके 1845 और 1798, 1886 और 1814। आपका सही आंसर आपको लिखना है, ये मत सोचिएगा हम बता देंगे, बताएंगे नहीं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।